तो चलिए, आज का टॉपिक है स्टारवेशन। स्टारवेशन अगर आप देखेंगे तो आपकी कॉम्पिटेंसी में दो जगह पे आपको स्टारवेशन पढ़ाया जाता है, बेसिकली पीडियाट्रिक में और फोरेंसिक मेडिसिन में। इसके अलावा पीएसएम में भी है। जब पीएसएम में हम बात करते हैं स्टारवेशन की, तो यूजली बात होती है वर्ल्ड लेवल पे, बात होती है हंगर की, बात होती है माल न्यूट्रिशन की, है ना। सिमिलरली जब पीडियाट्रिक में बात करेंगे तब भी वैसी ही बातें होंगी। एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको क्वाशोरकर है, मैरास्मस है ना, वो सारी चीज़ें होंगी। बट जब यही बात हम फोरेंसिक में करते हैं तो हमारा पर्पस होता है अबाउट, देखो दो जगह चलेगा, मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन हु इज़ इन स्टारवेशन, जो अभी जिंदा है और आपके पास इमरजेंसी में लाया गया है, उससे रिलेटेड मेडिको लीगल इशू होंगे। और दूसरा, डेथ हो गई है, स्टारवेशन से रिलेटेड डेथ है, तो उसको एक एक करके देखते जाते हैं पूरा। हम्म। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूज़। ये अभी एक बड़ी फेमस न्यूज़ रही है, आप लोगों को सबको अब ध्यान में होगी। है सिलक्यारा में, जो उत्तराखंड में एक टनल बीच में धंस गई थी, है ना। और वहाँ पे किस तरह से मजदूर कुछ फंस गए थे और फिर उनको किस तरह से बचाने की और फिर उनके पास खाना पहुँचाने की कोशिशें की गई, वो सारा हमने देखा है। दूसरा, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है जो अभी बहुत अभी जस्ट कुछ दिनों से काफ़ी न्यूज़ में चल रही थी कि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, आई होप यू नो हिम। सोनम वांगचुक जो है वो 21 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए थे और अ, अभी उन्होंने जस्ट अपनी हड़ताल बंद की है, तो आप चाहें तो यूट्यूब पे उनको सर्च कर सकते हैं, है ना। फिर कभी कभी हमें कुछ इस तरह की स्पोरेडिक न्यूज़ सुनने को मिल जाती है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति था या कोई मेंटली इल पर्सन था जिसे खाना ही नहीं मिला और इसलिए उसकी डेथ हो गई, है ना। इस तरह की भी कुछ न्यूज़ आ जाती है। और फिर कभी इस तरह की भी न्यूज़ आती है, जैसे जैन वुमन डाइज इन राजस्थान आफ्टर 50 days ऑफ संथारा फास्टिंग। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि संथारा जो है वो श्वेतांबर जैन समाज में देखे जाने वाली एक अ, प्रथा है, जिसमें व्यक्ति जो है, जब उसे लगता है कि अब हो गया उसका सारा काम और वो डेथ के करीब होता है, उसे लगता है डेथ आ गई अब, तो वो खाना पीना सब छोड़ देता है। अब ये भी हुआ बीच में एक बार कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पे बैन कर दिया था, ये कहते हुए कि ये तो मतलब एक तरह से भाई सुसाइड है। हम्म। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बैन हटा लिया था, तुरंत ही बैन हटा लिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस पे से, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो दिस इज़ नॉट अ सुसाइड, दिस इज़, बल्कि ये तो एक बहुत ही अ, क्या कहूँ मैं इसे, मेरा बहुत ज़्यादा मेरा ज्ञान नहीं है, लेकिन किस तरह की एक चीज़ है, सोचो आप कि व्यक्ति के हाई स्टैंडर्ड कितने, मॉरलिटी कितनी हाई होगी उसकी, कि वो, उसे जब पता है कि अब मेरा काम हो गया इस धरती पर और अब मुझे अब मेरी डेथ नज़दीक है, तो इवन जो रिसोर्सेस अब मेरे अंदर जा रहे हैं वो तो वेस्ट होने हैं, तो वो उनको भी लेना बंद कर देते हैं। ऐसा मेरा सोच है इसके बारे में। बाकी अगर किसी को ज़्यादा कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताना इस बारे में, क्योंकि मेरा इतना ज्ञान नहीं है इस बारे में। ठीक है, तो खैर अब स्टार्ट करते हैं विद इस बैकग्राउंड के साथ। अब हम स्टारवेशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से आपका काम शुरू होता है यूजीस का, स्टारवेशन की डेफिनेशन से। तो आपने याद रखनी है स्टारवेशन की डेफिनेशन: सीवियर रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इनटेक। ये सीवियर रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इनटेक, ये किस तरह से हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। एक, कि खाना ही देना बंद कर दिया, या फिर जिस जो खाना दे रहे हैं वो अनसूटेबल है। ठीक है, सो विथ होल्डिंग ऑफ फूड और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनसूटेबल फूड, ये दो तरीके से स्टारवेशन क्रिएट हो जाता है। ओके। इसी के साथ एक दूसरी टर्म आती है निग्लेक्ट। निग्लेक्ट क्या है? डिप्राइवेशन ऑफ नेसेसरी केयर, सफिशिएंट नरिशमेंट एंड हाइड्रेशन। तो ये दोनों डेफिनेशन आपने लिखनी है एग्जाम में, स्टारवेशन और निग्लेक्ट। तो वो स्टारवेशन और निग्लेक्ट जो है वो सिनोनिमस तो नहीं है, बट वो ऑलमोस्ट हमेशा ही साथ साथ ही मिलते हैं। हम्म। ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन जो स्टारवेशन में है वो निग्लेक्टेड ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ हम मिलते हैं वो स्टारवेशन और निग्लेक्ट साथ साथ ही होता है, तो इनको हम साथ साथ ही डील करेंगे, इनके लिए अलग अलग से नहीं पढ़ाएंगे इनको। हम्म? और अगर एग्जाम में भी आता है, निग्लेक्ट पे भी आता है, स्टारवेशन पे आता है, तो आपको चीज़ें सेम ही लिखनी है। ये भी एक रीज़न है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ टर्म्स हैं जैसे कैचेक्सिया, इमेशिएशन, मेरास्मस। अब ये क्या है? जैसे मेरास्मस आपके पीडियाट्रिक वाले बहुत यूज़ करते हैं, कैचेक्सिया, इमेशिएशन, ये वर्ड आपके मेडिसिन वाले बहुत यूज़ करते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ सब सिनोनिमस है। सो इसके चक्करों में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। सारा वही है, निगलेक्ट और स्टारवेशन, और सबकी फाइंडिंग सेम ही होती है इनकी। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स पे। तो आपने एग्जाम में क्या लिखा? आपने स्टारवेशन की डेफिनेशन लिख दी और निगलेक्ट की डेफिनेशन लिख दी। फिर आपने लिखना है टाइप। टाइप में सिंपली लिखना है एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट क्या है भाई? सडन एंड कंप्लीट विथ होल्डिंग ऑफ फूड है।
क्रोनिक में क्या है, ग्रेजुअल होगी बस। ठीक है, इसी के हिसाब से उसके क्लिनिकल फीचर अलग अलग आएंगे, वो एक चीज़ है। और एक और तरीका है क्लासिफिकेशन का, जो लोग एक्स्ट्रा एच चाहते हैं उनके लिए है ये, कि भाई ड्राई और वेट, इस तरह से दो तरह से भी इसको क्लासीफाई किया गया है। तो ड्राई कैसी होती है, ड्राई में ऐसा होता है कि सिर्फ लेग में एडिमा होता है ना। और वेट में कैसा होता है कि एडिमा फेस के ऊपर, ट्रंक, लिम्स, है ना, एसाइटिस और प्लूरिफिजन, ये सब मिलता है। तो ड्राई और वेट भी जिसको याद रखना है वो रख सकता है। बट अगर वैसे सिंपली देखो तो मैं कहूँगा आप बस स्टारवेशन की डेफिनेशन लिखो, निगलेक्ट की डेफिनेशन लिखो, और फिर ये टाइप्स लिख दो उसके, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, ओके। तो फिर एक अगला ये आता है कि सर, अच्छा, आप कह रहे हो कि निगलेक्ट होता है तो स्टारवेशन हो जाता है। तो सर मतलब अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे निगलेक्ट करे, मुझसे नहीं पूछे कि बाबू, मैंने मेरे बाबू ने खाना खाया, ऐसा कुछ, तो मेरे को स्टारवेशन हो जाएगा? नहीं होगा शायद। आई होप सो कि तुम्हारा 2 दिन में प्यार का भूत उतर जाएगा और तुम खाना खा लोगे, है ना। 2 दिन भी नहीं लगेंगे ये, शायद एक ही सुबह लंच में अगर नहीं पूछा तो डिनर तक खा ही लोगे, कितनी देर भूखे बैठोगे। तो फिर सर, फिर थोड़े बच्चे बन जाओ तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम बच्चे थे तो तुम अपने पेरेंट्स पर निर्भर करते थे। बच्चे, सर जब मैं चाइल्ड था तब मैं तो सर अपने हाथ से लेके खाना खा लेता था। थोड़ा और पीछे चलते हैं, जब भी इन्फेंट थे, तो जब इन्फेंट थे तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते थे ना। अगर पेरेंट्स दूध नहीं पिलाएंगे तो आपको दूध नहीं मिलेगा, है ना। तो उस स्टेज पे निगलेक्ट हो सकता है, और उसके उस निगलेक्ट के कारण स्टारवेशन हो सकता है। यानी जो इन्फेंट्स हैं, बेसिकली इन्फेंट्स में जो अपने आप से अपने लिए फूड, शेल्टर वगैरह का इंतज़ाम नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, है ना। अ, चलो सर, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कम से कम समय निकल गया, अब आगे तो नहीं होगा ऐसा। नहीं, आगे भी हो सकता है। अ, थोड़ी उम्र बढ़ेगी तुम्हारी, और कुछ बदनसीबी रही, और अगर तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं रहे तुम्हारे साथ, हैं, तुम्हारी वाइफ नहीं रही, यानी स्पाउस नहीं रहा तुम्हारा, वाइफ हस्बैंड जो भी हो, स्पाउस नहीं हो तुम्हारे पास में, तुम्हारे बच्चे भी नहीं हो, कोई टेक केयर करने वाला नहीं हो, तुम्हें सेनाइल डिमेंशिया हो जाए, ये याद ही नहीं रहे कि खाना खाया था या नहीं खाया था, है ना, तो तब भी हो सकता है ऐसा। और ऐसे केसेस भी देखे गए हैं सेनाइल डिमेंशिया में, कि पर्सन को पता ही नहीं कि उसने खाना नहीं खाया है ना, तो ऐसे भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये दो दो एज ग्रुप हैं, एक इन्फेंट और चिल्ड्रन वाले, और एक ओल्ड, जो कि ज़्यादा प्रोन होते हैं निगलेक्ट से होने वाले स्टारवेशन के लिए। ठीक है, और इसलिए ब्रिटेन में तो एक एक्ट भी है, चिल्ड्रन एक्ट। चिल्ड्रन एक्ट में क्या है कि ये चिल्ड्रन एक्ट जो है ये प्लेस करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन पेरेंट्स, गार्जियन एंड कम्युनिटी टू केयर फॉर चिल्ड्रंस। इसमें ये डिसाइड किया गया है कि एटलीस्ट फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर और एजुकेशन, ये 4 चीज़ें मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो किसी पेरेंट्स ने अपने चिल्ड्रन को देनी चाहिए। अब कुछ मैनर पे बात कर ली जाए, तो मैनर किस तरह का हो सकता है। जब भी आपके पास इस तरह का कोई केस आता है स्टारवेशन का, तो उसमें एक एंगल ये हो सकता है कि होमिसाइडल एंगल हो ही सकता है वहाँ पे। कैसे? वैसे हो सकता है कि विथहोल्ड किया गया फूड किसी बच्चे से, इसलिए किया गया क्योंकि वो स्टेप चाइल्ड है, अनवांटेड है, या इलेजिटिमेट है ना। चाइल्ड अब्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, उसमें कोई वो है ही नहीं। एल्डरली पर्सन के साथ भी ऐसा हो सकता है ना, या फीबल माइंडेड लोगों के साथ में। जेल इनमेट्स के साथ ऐसा हो सकता है, जेल में आप कस्टडी में हो किसी की, मतलब जब पर्सन जो है वो कस्टडी में है जेलर की, तो नहीं दिया खाना उसको, है ना। और कोई जादू तंत्र मंतर करने वाले लोग हो सकते हैं, पेरेंट्स ही हो सकते हैं जो बच्चे को किसी स्पेशल, कोई जादू तंत्र कर रहे हो उसके चक्कर में खाने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, बहुत कहानियाँ हो सकती हैं अलग अलग टाइप की। दूसरा एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल कैसा हो सकता है, जैसे पॉवर्टी के कारण, सर्कमस्टेंस है, सर्कमस्टेंस या पावर एक्सीडेंटल, जैसे पॉवर्टी है मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया में। उसके अलावा आप आइसोलेट हो गए किसी कारण से, जैसे ये जो था हमारा माइंड, इसके अंदर फंस गए, कोई अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, उनमें हो सकता है ऐसा। जंगल में खो गए, किसी आइलैंड पे फंस गए, किसी गड्ढे में गिर गए, ऐसे एक्सीडेंटल या सर्कमस्टेंशियल चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें जो पर्सन है वो आपके पास डेड बॉडी आ सकती है स्टारवेशन करके, है ना। इस तरह का सेल्फ इन्फ्लिक्टेड या सुसाइडल ट्रायल भी हो सकता है वो, जिसमें कोई हंगर स्ट्राइक पे बैठा है वॉलेंट्री फास्ट पे, कि जब तक उनकी डिमांड नहीं मान ली जाती वो फास्ट पे बैठे रहेंगे, फिर ऐसे में डेथ भी हो सकती है ना। तो ये आपके पास आ सकता है, उनके जो भी पॉलिटिकल या सोशल मोटिव हो। मेंटली इल और हिस्टेरिकल पर्सन कई बार ऐसा करते हैं कि भूल कर अपनी जो बात मनवानी है तो हड़ताल पे बैठ जाओ, बस मत खाओ खाना। ठीक है, प्योरली एग्जीबिशन भी हो सकती है ये। ठीक है, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब नेचुरल और अननेचुरल को डिफरेंशिएट करना होगा, अभी मैंने आपको तीनों बता दिया, अननेचुरल, होमिसाइडल, सुसाइडल और एक्सीडेंटल।
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा का केस हो सकता है कि वो उसको कैंसर हो, पर्सन को इसोफेजियल स्ट्रक्चर बना हुआ हो जिसके कारण से खाने अंदर नहीं जा रहा था, है ना। ठीक है। कोई डायबिटीज़ का केस हो या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज हो, मेंटल इलनेस में हो पर्सन, सेनाइल डिमेंशिया, पैरानोइड शिजोफ्रेनिया, ये सारी चीज़ें हो ही सकती है ना। हम्म। या फिर एल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट्स, इनमें भी होता है ऐसा। तो एल्कोहलिक में क्या होता है, कैलोरी तो उसको अल्कोहल से मिल जाती है तो खाना खाता नहीं, माल न्यूट्रिशन में पड़ा रहता है वैसे ही। सेम चीज़ ड्रग एडिक्ट्स के साथ हो सकती है। ये ड्रग्स खरीदना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको स्टारवेशन में या इस तरह से मिल सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पे कि सी, एक चीज़ समझो, आपके पास में जब बॉडी आएगी स्टारवेशन की, अब स्टारवेशन किसी ने क्रिएट किया हो या खुद से हुआ हो, या जो मैं सर्कमस्टेंस बता रहा हूँ, मेडिकल इश्यूज बता रहा हूँ। अब किसी पर्सन को कैंसर से कैचेक्शिया हुआ है या उसे जबरदस्ती भूखा रखा गया है, ये डिफरेंशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अल्टीमेटली हम मेडिको लीगल केस में करते क्या है, हम किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं ना भाई कि ये जो हुआ है इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अब किसी कोई कैंसर के कारण कैचेक्शिया हुआ तो इसमें किसकी गलती है? किसी की गलती नहीं है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। चलो चलो अब बात करते हैं अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ निग्लेक्ट एंड स्टारवेशन, है ना। सो सबसे जो पहला और प्रोमिनेंट फीचर है, बिल्कुल ऑब्वियस और आउटस्टैंडिंग, वो क्या है? इमेसिएशन। सो इमेसिएशन जो है वो यू कैन सी फेमाइन, हमने देखे हुए हैं, मतलब हमने मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में फेमाइन देखे गए हैं और उसमें पता है कि जब किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है तो उसकी क्या हालत होती है। तो ये जो फीचर्स हैं बहुत ही ऑब्वियस और आउटस्टैंडिंग से, ये इनएडिक्वेट फूड इंटेक से होते हैं और ये सभी को पता है। तो इमेसिएशन इज़ द वेरी कॉमन थिंग जिस सीन। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि कितने दिन तक भोजन ना मिले तो व्यक्ति मर जाएगा, यानी डेथ होने के लिए कितने दिन तक खाना ना मिले तो व्यक्ति मर जाएगा। तो 50 से 60 दिन उसका आंसर दिया होता है। दूसरा होता है अगर पानी ना मिले तो कितने दिन जिएगा, तो 10 दिन उसका आंसर होता है। अबाउट 10 डेज तक व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है इवन पानी ना मिले तो भी। अब इसमें फिर वही देखो जो मैं कहता हूँ ना कि लाइफ इतनी इतनी इजी और इस तरह की नहीं है जैसा इसमें ऑब्जेक्टिव्स में हो जाती है। यार देखो, एक एक फास्ट है जो अभी सोनम वांगचुक ने रखा है ना। तो सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं आराम से और ठीक है, वहाँ पे उनका फास्ट चल रहा है। और एक फास्ट हम देखते हैं जो एक हंगर स्ट्राइक थी जो जेल में भगत सिंह ने की थी, जब उनकी रोज कुटाई होती थी, फोर्स फीड करने की कोशिश हो रही है, हर तरह का टॉर्चर हो रहा है और आप साथ में खाना भी नहीं खा रहे हो। हम्म। तो याद होगा आपको भगत सिंह और उनके साथियों ने जो भूख हड़ताल की थी जेल में अपनी डिमांड्स को लेके। सो देर इज ए स्ट्राइक डिफरेंस, मतलब बहुत डिफरेंस है ना दोनों की स्ट्राइक में यार, बहुत ही स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंस है। एक पर्सन है जो जंगल में खो गया है ना। एक पर्सन है जो डेजर्ट में खो गया है। तो जो, चलो अपन ये मान लें कि जंगल में जो खो गया है उसके पास भी नहीं है पीने को पानी, पीने लायक पानी नहीं मिल रहा उसको, तो भी उसको कुछ तो मिल जाएगा। एक चीज़ ये हो गई। खैर चलो ऐसा बोलो नहीं सर वो ऐसी जगह खोया है जहाँ पे पानी मिल ही नहीं रहा है, उसको पानी है ही नहीं। ठीक है, किसी गड्ढे में गिर गए, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है, पर वहाँ पे टेम्परेचर उतना हाई नहीं जितना डेजर्ट में है। तो सेम कैसे हो सकता है, दोनों 10 दिन तक कैसे होंगे? दूसरी एक चीज़ है, एक पर्सन जो है वो खो गया है, जो लिनन थिन पर्सन है वो खो गया है डेजर्ट में, और दूसरा एक व्यक्ति है जिसकी तोंद निकली हुई है, जिसके पास फैट है ना। तो जिसका फैट स्टोरेज ज़्यादा है उसको वो ज़्यादा दिन सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो इसलिए तोंद होना अच्छा है। चलो, ज़्यादा फैट फैट गवा के कहीं फंस गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, प्रोटीन प्रोटीन खा रहे हो खाते रहते हो और फैट नहीं खाते हो। चलो तो ठीक है। और दूसरे फीचर्स क्या होंगे इसके? इंटरकरेंट इन्फेक्शन, मतलब बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा आपको, ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो इन्फेक्शन होता रहेंगे। इसीलिए हम आपको, आपको याद होगा, सबको पता ही है कि हम आपको एडवाइस करते हैं कंटिन्यूस कि भाई जब भी क्लिनिक्स में जा रहे हो तो खाना खा के जाया करो। यार अपने आदत बना ली कि सुबह सुबह भूखे भूखे चले जाते हो और क्लिनिक्स में पहुंचोगे वहाँ पे इतना सारा इन्फेक्शन है ऑलरेडी, तो वहाँ से तुम्हारे इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि उस टाइम इम्यूनिटी डाउन हो जाती है जब आप भूखे होते हो तो। ठीक है। विटामिन डिफिशिएंसी के फीचर्स जो हैं वो आएंगे, डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया, नेक्रोसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, है ना। और जो भी दूसरे स्किन डिसऑर्डर्स हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के डिसऑर्डर्स हैं, वो सब हो ही सकते हैं आपको। ठीक है। फिर जब ऑटोप्सी करोगे ऐसे केस की, ये तो भाई जनरल फीचर्स अब बता रहा हूँ, ऑटोप्सी में क्या क्या ध्यान रखना है। तो भाई मेरे जब ऑटोप्सी करोगे इस केस की तो आपने क्या करना है? बोले सर ये अलग से याद रखना है, सारा नहीं, अलग से नहीं याद रखना है। देखो बताता हूँ, जब पीडियाट्रिक पढ़ोगे ना, तो मैंने हमेशा कहा है फॉरेंसिक मेडिसिन है क्या, इट्स एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ लॉ। ठीक है। तो यहाँ हम एक ऑटोप्सी कर रहे हैं एक पर्सन की, है ना, यानी कि एक बच्चे की,
जिसको कि हम स्टारवेशन, निग्लेक्ट या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी उस तरह का केस लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए अलग से क्राइटेरिया थोड़ी ना बनाने हैं, वही जो पीडियाट्रिक में आप करने वाले हो, जो पीडियाट्रिक में पढ़ते हो वही यूज़ करना है। तो क्या करना है, पीडियाट्रिक वाले क्या करते हैं, क्राउन हील लेंथ लेते हैं, क्राउन रम्प लेंथ लेते हैं, हेड का डायमीटर, फुट का लेंथ लेते हैं, एग्जैक्ट वेट ले लेते हैं, है ना, और डायमीटर लेते हैं, उनका एक फ्लेक्सिबल टेप होता है, उससे वो नापते हैं रिस्ट पे, एंकल पे, ऐसे डिफरेंट लैंडमार्क्स होते हैं। तो जो वो करते हैं पीडियाट्रिक में वही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है, वैसे ही करके हमको करना है। उससे कि फिर क्या होगा, एक बार हमारे पास ये सारा डाटा आ गया तो फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं ना जो पीडियाट्रिक के स्टैंडर्ड चार्ट होते हैं उनके साथ में। ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जैक्ट वेट, वेट भी लिख सकता था मैं, एग्जैक्ट वेट इसलिए लिखा है क्योंकि तुम लोग क्या करते हो कि सर इसका वजन 2.5 किलो होगा सर ना, ऐसे नहीं करना है भाई। ठीक है। ये कितना होगा रिस्ट पे, वो 5 सेंट, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट नापना है, अच्छे से नापना है, सही तरीके से नापना है। तो उसको सीखो जब पीडियाट्रिक की पोस्टिंग में जाते हो ना, कि कैसे ये सारा बच्चों का जो है ग्रोथ डायमीटर जो होते हैं, ग्रोथ पैरामीटर्स जो होते हैं, उनको कैसे वहाँ पे वो किया जाता है, वो के काम आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब दूसरे फीचर्स देखते हैं, देखो स्किन कैसी होगी, ऑब्वियसली स्केलेटन के ऊपर स्ट्रेच की हुई है स्किन, पूरी ऐसी लगेगी, है ना, जैसे बस स्किन फैला दी है स्केलेटन के ऊपर। आईज ऐसी अंदर धस जाती हैं क्योंकि अंदर पेरिऑर्बिटल फेट का लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन भी होता है ना, कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन हो ही सकता है। जॉ लाइन प्रोमिनेंट दिख ही रही है तुम्हें, है ना, चिक भी संकन हो गए हैं। ठीक है। और ऑब्वियसली फिर अगेन होठों पे भी छाले वगैरह मिली जाएंगे, तो वो एक चीज़ है। एब्डोमेन स्केफॉइड होगा, तो वो तो है ना, और रिब्स प्रोमिनेंट है। तो ट्रंक पे और एब्डोमेन पे क्या फाइंडिंग्स है, वो हो गया। स्केफॉइड है, कॉनकेव है, कोस्टल मार्जिन से लेके इलिक क्रिस्ट तक, और इलिक क्रिस्ट कैसे ऐसे विंग्स के जैसे निकला हुआ है। हेड कैसा होगा, देखो हेड जो है बाकी बॉडी से बड़ा दिख रहा है। लिम्स कैसे हैं, ऑलमोस्ट स्केलेटल, जैसे स्केलेटन के ऊपर स्किन स्ट्रेच कर दी है, बस वैसे ही दिख रहे हैं। कॉन्टेनालीज डिप्रेस्ड हो सकती हैं क्योंकि सीएसएफ लॉस हो गया है। हेयर्स कैसे हैं, ड्राई एंड ब्रिटल, सम टाइम पिगमेंटेड। और एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो पीडियाट्रिक में आप लोगों को सिखाएंगे कि ऐसे स्किन को ऐसे अपने उंगली उंगलियों के बीच में पकड़ के ऐसे खींच के और फिर छोड़ना, तो वो धीरे धीरे वापस जाती है, तो डिहाइड्रेशन का साइन होता है ये पीडियाट्रिक में आपको सिखाएंगे। वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल सकती है, मिलेगी ही, बल्कि कि इतना सबक्यूटेनियस फैट का लॉस हो चुका है, फ्लूइड लॉस हो चुका है, तो सेम फाइंडिंग यहाँ पे भी मिलेगी। इसके अलावा जो प्रेशर एरियाज हैं या फिर जो अदर स्किन भी है जहाँ पे भी कहीं भी फ्रैक्शन हुआ तो वहाँ पे सोर बन जाएंगे और वो हील नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस तो हो ही नहीं पाएगी, न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। तो कहीं पे भी एनी पार्ट ऑफ स्किन जो है, और स्पेशली जो प्रेशर एरियाज है वहाँ पे आपको सोर्स मिल ही सकते हैं। अब इंटरनल फाइंडिंग्स में जाओगे तो इंटरनल फाइंडिंग में देखो दो चीज़ें फटाक से पहले ही बता देता हूँ। एक, ब्रेन जो है उसको छोड़ के बाकी सारे ऑर्गन साइज में श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड मिलता है। गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड क्यों है, क्योंकि गॉल ब्लैडर तभी कॉन्ट्रैक्ट करता है जब आप कुछ खाते हो और उसको स्टिमुलेशन मिलता है, जो जब कुछ खा ही नहीं रहे हो, है ना, तो गॉल ब्लैडर कैसा मिलेगा, डिस्टेंडेड मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन हो जो स्टारवेशन में हो, तो उसको कहीं ना कुछ तो खाने को मिलता ही रहेगा ना, कहीं पत्ते ही खा लिए उसने, तो उसके कारण भी गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड ही होगा, बट ये दो फाइंडिंग आपको एग्जाम के पर्पस याद रखनी है, गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड और फर्क समझ में आ गया ना। एग्जाम में तो लिखोगे गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड, बट प्रैक्टिकली अगर कभी ऑटोप्सी करो तो ध्यान रखना कि हो सकता है कि पर्सन ने कभी कुछ खा लिया हो, तो वो हो सकता है रिलीज भी हो सकता है। ठीक है। गट कैसी होगी आपकी, ऑब्वियसली एम्प्टी होगी, और गैस फील्ड और ट्रांसल्यूसेंट सी होगी स्टमक से लेके कोलन तक, और लास्ट में रेक्टम वगैरह जो वहाँ पे फिकोलिथ बन सकता है, क्योंकि अब जो भी थोड़ा बहुत फिसिस लास्ट में बचा होगा वो फिकोलिथ में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके कारण भी अल्सर हो सकते हैं वहाँ पे। इन्फेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इन्फेंट्स में जो स्टूल है वो फ्लूड हो सकता है और ऑफेंसिव हो सकता है। ठीक है। फिर आप यहाँ देखो फाइंडिंग एक और, कि कंप्लीट लॉस हो चुका है विसरल एडिपोज टिश्यू का, ओमेंटम से, मिसेंट्री से और पेरिनियल एरिया से। ठीक है। तो ये सब फाइंडिंग्स हैं इंटरनल की। अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स क्या क्या आपको आती हैं। तो इन्फेंट्स में आपको क्या मेडिको लीगल प्रॉब्लम आ सकती है, अगर निगलेक्ट का केस कर रहे हो तो एज सच मैंने आपको बता दिया कैसे उसको डील करना है। एक इशू उसके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, हालांकि मोस्टली ऐसा नहीं होता है, पर कभी ऐसा जुड़ा हो सकता है कि जो निगलेक्ट का केस है उसी में अब्यूज़ का केस भी साथ में जुड़ा हुआ है। हालांकि मोस्टली ऐसा देखा गया है कि अब्यूज़ के केस जो होते हैं वो वेलनरिज्ड होते हैं, और इमेसिएटेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो अनइंजर्ड होते हैं, क्योंकि उनको मार नहीं रहा होता, बस निगलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो हालांकि दोनों अलग अलग घटनाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों में एक ही सेम लाइन पे दोनों केसेस हों। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको बेटेड बेबी सिंड्रोम जो है उसी की लाइन पे ऑटोप्सी करनी है, उससे आप दोनों तरफ से सेव हो जाओगे। ठीक है। बेटेड बेबी सिंड्रोम की ऑटोप्सी कैसे करते हैं वो अलग से सिखाऊंगा। ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने
पोस्टमार्टम रेडियोग्राफी करानी होती है पेशेंट की, सॉरी डिसीज्ड की, ठीक है। ओके, जैसा मैंने पहले ही बताया चिल्ड्रन और एडल्ट में एक चीज़ और हो सकती है कि भाई कॉज और इफेक्ट वाला प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। कैसा? कैंसर से एक एचेक्सिया हुआ है या एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है? ये जो पल्मोनरी टीबी है इसके कारण इमेसिएशन हुआ है, या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने के बाद पल्मोनरी टीबी हो गया है, ठीक है। या ये कोई ऐसी बीमारी है, फैमिलियल मेटाबॉलिक डिसीज है, जिसके कारण वो थ्राइव ही नहीं कर पाया बच्चा, ठीक है। और आप अननेसेसरी उसके पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हो कि तुमने ठीक से ध्यान नहीं रखा उसका, है ना। ऐसा हो सकता, कोई एलिजिड हिस्ट्री है कि वो तो खुद ही अपना खाना छोड़ के बैठा था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की कंडीशन में आपको क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने थॉरो इन्वेस्टिगेशन करनी है, अपनी एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी सबका नॉलेज अच्छे से लगा के ये ट्राई करने की कोशिश करना है कि ये जो केस है ये सिर्फ माल न्यूट्रिशन का केस है या इसमें सच में किसी का हाथ है ये सब होने में, ठीक है। एक और सिचुएशन आपके साथ आ सकती है ऐसी कि कोई कस्टोडियल डेथ का केस है जिसमें जो स्टारवेशन या माल न्यूट्रिशन जैसा या निगलेक्ट जैसा लग रहा है। और देखो इसमें भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ भी है वो, कि जेलर जो है उसने जो डिटेनी है उसको खाना नहीं दिया। तो वो सारा है, इसको डिटेल में किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लेना। पर अगर कस्टोडियल डेथ का केस आपके पास आता है और वो स्टारवेशन से रिलेटेड है तो आपने क्या करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने एनएचआरसी की गाइडलाइन फॉलो करनी है। अगेन सर एनएचआरसी एनएचआरसी की गाइडलाइन वही है जो जो मैं अभी नहीं पढ़ाई है मैंने एनएचआरसी की गाइडलाइन कैसे फॉलो करते हो वो ठीक से अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर अभी फिलहाल के लिए इतना आपके लिए इसमें काफ़ी है कि स्टारवेशन का केस भी अगर कस्टोडियल डेथ करके आता है तो एनएचआरसी की गाइडलाइन फॉलो करनी है, ठीक है। फिर अगर इस तरह का कोई केस आता है हंगर स्ट्राइक का तो उसमें क्या करना है ना। इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखो दो चीज़ें हैं। एक ये है कि ये पर्सन हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, है ना। आपको एज ए डॉक्टर बुलाया जा सकता है इनको देखने के लिए। तो ऐसे में क्या करना है, कुछ नहीं करना, जाओ चेक करो, जैसे करते हो नॉर्मली किसी पेशेंट को चेक करते हो वैसे चेक करो। उस पर्सन का देखो, इफ़ ही इज़ कॉन्शियस, कोऑपरेटिव, वेल ओरिएंटेड टुवर्ड्स टाइम प्लेसेंट पर्सन, वो सारा मेंटल कंडीशन कैसा है उसका वो सारा चेक करो। उनका वाइटल्स चेक करो, बीपी पल्स वगैरह कितना क्या है ना। वो सब डॉक्यूमेंट करो, बस हो गया। और पेशेंट को ये समझा दो कि आप जो कर रहे हो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। तो एज ए डॉक्टर आपकी क्या ड्यूटी है ऐसी कंडीशन में, एक पर्सन है अगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है ना, 8वां 9वां दिन है, आपको बुलाया है वहाँ पर उनको जांच करने के लिए। तो आपने क्या करना है, देखा उसका मेंटल कंडीशन देखो, उनका वाइटल्स देख लो, और उस व्यक्ति से बात करके ये कंफर्म कर लो कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है ना, कि ये इन्फॉर्म्ड चॉइस है कि आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो इसके क्या परिणाम होंगे। क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो हो सकती है, कोई परमानेंट डैमेज हो सकता है आपको इससे, जो आप कर रहे हो उससे। तो वो सारा उनको क्लियर कर दो, मेडिकल जो है उससे रिलेटेड, है ना। उतना ही है। ये कंडीशन आपके लिए डायलेमा वाली कब हो सकती है, जब ये पर्सन अरेस्टेड हो। एक सेकंड, हंगर स्ट्राइक इज नॉट ए क्राइम, ओके। तो हंगर स्ट्राइक के कारण तो पर्सन को अरेस्ट नहीं करेगा कोई, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि पर्सन जेल में हो, जो पर्सन जेल में है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाए। हम्म। तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो सकती है, आप एक सरकारी डॉक्टर हो, जेल के डॉक्टर हो, और वहाँ पे कोई पॉलिटिकल प्रिजनर या ठीक है वैसे भी कोई प्रिजनर है और वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है और जेलर कह रहा है कि सर फोर्स फीड करो मुझे, इसकी ज़िंदगी मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी कस्टडी में इसकी डेथ हो। तो इसमें आपका क्या रोल होगा, आपसे कहा जाएगा कि एनजी ट्यूब डाल दो सर, फोर्स फीड करो इसको। आप क्या करोगे? एक तरफ आपको ऐसा लगेगा कि यार हाँ ज़िंदगी बचानी है मुझे तो मुझे इंटरवीन करना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा, तो मान नहीं रहा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि बिना कंसेंट के करोगे कैसे, पेशेंट की ऑटोनॉमी भी तो कोई चीज़ है। वो तो उसके कंसेंट, अगर उसकी कंसेंट है तो जेलर आपको बोलता ही नहीं कि फोर्स फीड करो, और उसकी कंसेंट नहीं है तो आप करोगे कैसे? देखो देखो कैसी बातें यहाँ की, है साथ पर है साथ ना भी, क्या इतनी आसान है जिंदगी इतनी आसान नहीं है डॉक्टर साहब, आप यहाँ फंस जाओगे इस डायलेमा में। अब इस डायलेमा से निकलोगे कैसे? ऐसे निकलोगे, देखो डब्ल्यूएमए का डिक्लेरेशन है, बहुत ही क्लियर है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए एक बार। वेयर ए prisoner refuse nourishment and is considered by the physician as capable of forming an unimpaired and rational judgment concerning the consequence of such voluntary refusal of nourishment, he or she shall not be fed artificially। तो मतलब क्या कह रहा है डब्ल्यूएमए का डिक्लेरेशन, कि अगर आप फिजिशियन हो और आपके सामने एक प्रिजनर है जो रिफ्यूज कर रहा है कि मुझे नहीं कुछ नहीं खाना है मुझे, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि पेशेंट का जजमेंट ठीक है, ही इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए इन्फॉर्म्ड चॉइस, और फिर अगर वैसा है तो आपको ज़बरदस्ती उसको फोर्स फीड नहीं करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है,
कोशिश करनी है पेशेंट को परसुएट करने की कि वो कंसेंट दे दे आपको ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत आपको लग रही है तो। ठीक है। अब तो ठीक है भाई, यहाँ पे हमारी जो बेसिक बातें हैं स्टारवेशन से रिलेटेड, निगलेक्ट से रिलेटेड, वो कंप्लीट होती हैं। अभी अगला जो है वो बचा हुआ है, वो ये कि हंगर स्ट्राइक का केस अगर आपके पास आता है तो उसको प्रैक्टिकली कैसे डील करना है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो हायर लेवल की चीज़ है। तो ठीक है, जय बाबा भोगनाथ।